बहू का घूंघट उठाती है। ओ पर कट गई ना। क्या हुआ बहू? क्या कट गई? पतंग माँ जी, पतंग। पास खड़ा पति बोल पड़ता है। वैसे तो माँ, जो इस लड़की की हरकतें है ना, मुझे लगता है सच्ची कटी गई। अरे चुप रह। उसकी माँ ने बताया था कि इसे पतंग उड़ाने का शौक है और हम लोगों के घर की बड़ी छत देखते ही शादी के लिए हाँ करती थी। वाह जी वाह, पहली बार सुना है किसी को घर की छत देखकर शादी के लिए हाँ करते। वैसे आपको हम लोगों के घर की छत देखकर बेटा पसंद आ गया? जी, छत हो तो ऐसी जैसी आप लोगों के घर की है, कितनी बड़ी सपाट। और तो और सबसे अच्छी बात यह है कि एक छत दूसरी छत से बिल्कुल जुड़ी हुई है। कूद फांद कर पतंग हाथ से नहीं निकल सकती। अच्छा, तो ये वजह थी। वैसे बहू, मेरा बेटा कमाता भी अच्छा है, तो तुझे एक ही पतंग के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तेरे लिए ढेर सारी पतंग ले आएगा। नाना माँ जी, ये गलती नहीं करती हूँ मैं। पतंग का बदला तो मैं पतंग से ही लेती हूँ। और हाँ, आज तक मेरी एक भी पतंग कोई काट नहीं पाया है। हाँ। खैर, दिन बीतते हैं। बहू रोज दोपहर शाम, कभी कभी जल्दी सुबह उठकर पतंग उड़ाने छत पर जाती रहती। एक दिन वो अपने पति के साथ मार्केट घूमने जाती है कि एक लड़का कहता है, ये क्या हाल है? दिखाई नहीं दी कल से, क्या हो गया? डर गई क्या? कौन है ये मीरा? अरे मुझे क्या पता। क्यों भाई, कौन हो और कहाँ दिखाई नहीं दी मैं तुम्हें? क्या बात है, भाई के सामने मासूम बनने का नाटक कर रही हो? पति मीरा पर गुस्सा हो जाता है। मीरा, कौन है ये आदमी और क्या बकवास किए जा रहा है? मैं नहीं जानती। छोड़ो ना तुम, चलो ना चलकर पतंग खरीदते हैं। ओ, तो पतंग खरीदने जा रही हो? जाओ जाओ, कल वाली तो तुम्हारी मैंने ही काटी थी। मीरा को लड़का याद आ जाता है। अच्छा, तो तुम वो हो जो सफेद बिल्डिंग की छत से पतंग उड़ाते हो। अरे यार, पहले बताते ना। मिलते हैं कल फिर से। बहुत खूब पतंग काटी थी तुमने। वो क्या है ना, मुझसे कोई अच्छा पतंगबाज दिखता है तो मैं उसका पूरा सम्मान करती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गायक दूसरे गायक का। अगर ये मान सम्मान का कार्यक्रम खत्म हो गया हो तो घर चले। पत्नी उस लड़के से विदा लेती है और दोनों घर आ जाते हैं। अब क्या था, घर में गली मोहल्ले के आवारा लड़कों का आना जाना शुरू हो जाता है। एक दिन घर में मीरा की शादीशुदा ननद खाने पर आई थी कि तभी, अरे मीरा, ये लो तुम्हारी सैंडल, कल मेरे घर की छत पर रह गई थी। ओ हाँ, मैंने तो सारा घर छान मारा लेकिन मिली ही नहीं। थैंक्स। अरे थैंक्स कैसा, कल आ जाना टाइम पर छत में। लड़का चला जाता है। नंदोई मीरा की ननद से कहते हैं, क्या बात है, बड़ी ही एडवांस सोच रखने वाला मायका है तुम्हारा। ये क्या है, तुम्हारी भाभी छज्जे पर क्या करती रहती है? अरे चुप रहो, कुछ भी बके जा रहे हो जो मन कर रहा है। भाभी बहुत बड़ी पतंगबाज है, तो मोहल्ले के लड़कों से जान पहचान है। हो सकता है कोई कटी पतंग लूटने के लिए भाग रही हो और चप्पल निकल गई हो। अब क्यों भाभी? हाँ यार, लेकिन अफसोस पतंग भी हाथ नहीं लगी। खैर चलो, कोई बात नहीं, फिर सही। पति को अब मीरा का ये शौक खलने लगता है। वो कभी मीरा की पतंग फाड़ देता तो कभी वो उसकी चक्री तोड़ देता। मीरा अब काफी परेशान रहने लगती है। माँ जी, पता नहीं कैसे मेरी सारी पतंग फटती जा रही है। चक्री भी 2 ले चुकी हूँ, लेकिन दोनों ही टूट गई। अब क्या करूँ? परेशान ना हो बहू, मैं और ला दूंगी। सास मीरा का पूरा ख्याल रखती, तो वहीं पति की अलग ही प्लानिंग चल रही होती है। अरे बेटा रोहन, ये मजदूर क्यों आए घर पर? कुछ करना है क्या? मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो क्या? नहीं नहीं पिताजी, वो छत की दीवार ऊंची करवा रहा हूँ। वो क्या है ना, रात को चोर उचक के घर पर आसानी से घुस सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, देख ले। अब क्या था, जिस खुली छत पर मीरा रोज जमकर पतंगबाजी किया करती थी,
वो अब ये भी नहीं देख पाती है कि कौन सी पतंग किस दिशा से उड़ी जा रही है। अब ना तो कोई मीरा के घर आता और ना ही मीरा छत पर जाती। एक दिन अरे मीरा, मजा ही आ गया। इतनी कॉमेडी फिल्म तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। लेकिन मीरा बिल्कुल शांत हो गई थी, ना हंसी ना खुशी। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ, वो क्या है ना, थोड़ा थका थका महसूस कर रही हूँ। मीरा के लिए पतंगबाजी ही सब कुछ थी, उसकी मानसिक से लेकर शारीरिक कसरत। लेकिन जब से छत पर दीवार खड़ी हुई थी, मीरा का शरीर भी काम करना बंद कर दिया था। एक दिन, माँ जी मैं मायके जा रही हूँ, मन नहीं लग रहा है काफी दिनों से, सोच रही हूँ कि माँ के घर हुआ हूँ। हाँ हाँ बहू जा, तूने रोहन से तो पूछ लिया ना? नहीं माँ जी, पर मैं उन्हें फोन पर बता दूंगी। हाँ बेटा बता देना। जब से तू शादी करके आई है उसका मन भी सिर्फ तेरे साथ ही लगता है। तू नहीं रहेगी तो वो भी उदास हो जाएगा। मीरा पति को भी बता देती है और मायके चली जाती है। लेकिन ये क्या, मायके जाती ही मीरा के मन की रौनक फिर लौट आती है और फिर मायके की छत पर चढ़कर मीरा, ओ कट गई रे, कट गई वो लाल बांचा। मजा आ गया, बहुत उड़ रहा था ना, कतर दिया मैंने बाजी वाह। मीरा अब ससुराल जाने से कतराने लगती है। रोहन फोन पर कहता है, मेरा 2 हफ्ते हो गया है, अब घर आ जाओ ना। हाँ आ जाऊंगी ना, बस इस हफ्ते मेरा मैच है पतंगबाजी का, वो जैसे ही खत्म होगा मैं आ जाऊंगी। फिर तुम तो जानती हो वहां मैं कहाँ पतंग उड़ा पाती हूँ, मन भी नहीं लगता वहां इसीलिए। रोहन कुछ दिनों तक तो मीरा के बिना रह लेता है, लेकिन एक दिन, माँ मेरा मन नहीं लग रहा है, तुम तो सास हो, मीरा को फोन करके हड़का दो ना कि घर आ जाए। वो तो मैं कर दूंगी बेटा, लेकिन मेरी बात समझ। जैसे तेरा मीरा के बिना मन नहीं लगता और तू उसे मिस करता है, वैसे ही तेरी बीवी का पतंग के बिना मन नहीं लगता। वो खुली चिड़िया सी बच्ची यहाँ कैद सी होकर रह गई थी। अब तू बोलेगा तो बुला लेती हूँ, लेकिन बिना मन के वो यहाँ रहेगी कैसे बेटा? रोहन समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। फिर एक रोज अपने मायके की छत पर मीरा, ओ नो मेरी पतंग कट गई, वैसे मैं अपनी पतंग लेकर आऊंगी, किसी को नहीं मिलेगी मेरी पतंग। मीरा पतंग के पीछे भागती है, लेकिन जैसे ही वो पतंग को पकड़ने की कोशिश करती है, पीछे से एक हाथ आकर पतंग की डोर को पकड़ लेता है। मीरा मुड़कर देखती है तो वो उसका पति होता है। ये लो मीरा तुम्हारी पतंग, अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी पतंग किसी को लेने नहीं दूंगा। घर चलो, मैंने छत की दीवार गिरवा दी है, अब तो दोनों मिलकर पतंगबाजी करेंगे। मीरा खुश हो जाती है और पति को गले लगा लेती है। आई बुक्काटे। मुझे तो 15 अगस्त का बेसब्री से इंतजार है, जब पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा होगा। हाय क्या समा होगा ना माँ जी। हाँ, और तो और जब प्रतियोगिता में मुझे विजेता का ऐलान किया जाएगा, तब देखना पूरे मोहल्ले की नजर सिर्फ मुझ पे ही होगी। आई बुक्काटे। मैंने तो सोच लिया है, मैं तो तिरंगे की पतंग उड़ाऊंगी और चक्र भी ऑर्डर कर दिए है मैंने, मेरा तो सब सेट है। आई बुक्काटे। अरे बस करो तुम त्रिमूर्तियों, दिमाग का दही कर देती हो। चलो, स्वतंत्रता दिवस को आने में अब और काफ़ी समय बचा है। अपनी अपनी पतंगबाजी उसी दिन दिखाना, ठीक है? फिलहाल तो आज मंदिर साफ करना है, आंगन भी धोना है। ये कहानी है रितु, अनोखी और साक्षी की, जो वैशाली की 3 बहुएं होती हैं। तीनों बहुएं पतंगबाज होती हैं और उन्हें पतंग उड़ाने का खूब शौक होता है। उनका तकिया कलाम आई बुक्काटे होता है और वो हर बात के अंत में सिर्फ यही बोलती। चलिए तो होते हैं रूबरू इन पतंगबाज बहुओं से। अरे वाह अनोखी, क्या पुलाव पकाया है, लाजवाब, मजा ही आ गया। अच्छा माँ, वो मोहल्ले में 15 अगस्त का कार्यक्रम होने वाला है ना, तैयारियां शुरू भी कर दी है लगता है। ओ कुंदन बेटा, 1 हफ्ते बाद स्वतंत्रता दिवस है, ग्राउंड में मंडप बनाना शुरू कर दिया है और इस बार भी हमेशा की तरह नाचना, गाना और पतंगबाजी होगी।
बहुत मजा आने वाला है। हाँ पापा जी, मज़ा तो बहुत ही आने वाला है, क्योंकि इस बार ससुराल में हमारा भी पहला 15 अगस्त है और पतंग उड़ाने में इस बार हमारा ही नाम अव्वल आने वाला है। अरे पतंग उड़ाने में मैंने तो पीएचडी कर रखी है। आई बुक्काटे। लाइफ में किताब, बेलन और झाड़ू को भले ही ठीक से ना संभाल पाए, लेकिन मांझी को कैसे कंट्रोल करना है और दूसरों की पतंग को कैसे काटना है, ये तो मेरा भी बाएं हाथ का खेल है। आई बुक्काटे। अरे जाओ जाओ, पतंग उड़ाने की असली खिलाड़ी तो मैं हूँ। बचपन में मैंने चलने या बोलने से पहले ही पतंग उड़ाना सीखा था, जानती हो। क्या बात कर रही हो साक्षी, ऐसा कैसे? बस पता नहीं, लेकिन मैं बचपन से ही अच्छी अच्छों की पतंगों को काट काट कर आई वो काटे बोलती आ रही हूँ। अच्छा, तो इसीलिए ये रावट की तरह आई वो काटे की माला जपती रहती हो हर बात के अंत में तुम तीनों। माँ जी, वो रावट नहीं, रॉबर्ट होता है। वैसे आप सब में से किसी को पतंग उड़ानी आती भी है या नहीं? नहीं नहीं, हम तो दूसरे ग्रह से आए हुए हैं ना। बताओगी अनोखी बहू, कैसे उड़ाते हैं पतंग? बात करती है। मेरे 3 बेटे, यानी तुम तीनों के पतियों के बारे में तो पूछो ही मत। इन्हें तो ठीक से मांझा भी पकड़ना नहीं आता, तो पतंग तो बहुत दूर की बात है। मैं भी अपनी जवानी में पतंग उड़ाना खूब पसंद करता था। 15 अगस्त की सुबह सुबह ही पूरे मोहल्ले में बस देशभक्ति पूर्ण गानों की गूंज और नीले आसमान में पतंगों का खिलखिलाना। हर छत पर एक दूसरे की पतंगों को काट कर जोरों से हंसते हुए ठाकों के साथ आई वो काटे चिल्लाना। उसका मज़ा ही कुछ और था। वो दिन कुछ और ही थे। खैर जो भी हो, मुझे तो सिर्फ मोहल्ले में ध्वजारोहण के बाद मिलने वाली गुजिया खाने का इंतजार है। इस बार तो मैं दबा कर खाऊंगा। अब जैसे जैसे कैलेंडर से दिन बीतते जाते हैं, तीनों बहुएं पतंग उड़ाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक होने लगती है और वो रसोई में, आंगन में, छत पर बस पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगती है। रसोई में साक्षी बेलन को मांझा समझकर प्रैक्टिस कर रही होती है। तब अरे कट गई, आई वो काटे। अरे ओ नासपीटी, पतंगबाजी का बुखार चढ़ गया है क्या तुम पर? ऑब्वियसली माँ जी, वो तो बचपन से ही चढ़ा हुआ है ना। अभी हॉल में मैंने किसी और भाषा में कहा था क्या, जो आपको समझ में नहीं आया? आई वो काटे। अरे इस बेलन से ना रोटियां बेल। यूं दिन दहाड़े बेवकूफों की तरह ये सब कारनामे मत कर। निठल्ली कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। वहीं अनोखी ऊपर छत पर वायर को थामकर उसे पतंग की डोर मानते हुए पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करती है। आई वो काटे। तभी वहां पर ससुर जी आ जाते हैं। अरे जय, क्या कर रही है अनोखी बहू? मिर्च और पापड़ सुखाने की जगह वायर को पतंग समझकर, हैं? अनोखी बहू सुन तो। रुक बेटा रुक, तेरा नंबर भी लगाती हूँ, तेरी वाली भी काटती हूँ, तू बस रुक। यह क्या बदतमीजी है अनोखी बहू? भला कोई अपने ससुर से ऐसे बात करता है क्या? बहुत अकड़ दिखाता है ना सामान देते वक्त। रुक, तेरी और तेरे पूरे परिवार की काट कर ही रहूंगी आज मैं, घूंचू कहीं का। आई वो काटे ये। लगता है तुम अपनी मर्यादा और तमीज की सारी रेखाएं पार कर रही हो। यह सब क्या बदतमीजी है अनोखी बहू? अनोखी अपनी ही धुन में खोई हुई रहती है कि उसे ससुर जी के होने का एहसास तक नहीं होता, और जब ससुर जी जोर से चिल्लाते हैं तब वो कहती है, सॉरी पापा जी, वो मैं क्या है? तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? अरे पापा जी, मैं आपसे नहीं, मैं अपनी ही इमेजिनेशन में वो खड़ूस तिवारी बनियान दुकान वाले की पतंग काटने के पीछे तुली हुई थी, उसे ही भला बुरा बोल रही थी, और आपको लगा कि मैं आपको बोल रही हूँ। सॉरी पापा जी, आई वो काटे। अच्छा, कोई बात नहीं अनोखी बहू, हो जाता है कभी कभार। लेकिन अभी तुम ये सब छोड़ो और ये मिर्च पापड़ वगैरह सुखा लो, क्योंकि वैशाली नीचे साक्षी और ऋतु बहू की क्लास ले रही है। कहीं ऊपर आकर यह सब देखकर तुम्हारी क्लास भी ना लेने लग जाए। फिर अगले दिन घर की घंटी बजती है और एक आदमी आकर एक पैम्फलेट देकर जाता है। वैशाली चाची, ये लीजिए। अरे त्रिमूर्ति बहुओं,
जरा जल्दी से इधर आओ तो। तीनों बहुएं आती हैं। यस बोलिए माँ जी। ये लो, तुम तीनों में से कोई एक इस पन्ने पर क्या लिखा है जरा पढ़ के बताओ। अब पता नहीं कौन किसे अगवा करके ले गया है या किसके घर चोरी चकारी हुई है। दीजिए मैं पढ़ती हूँ। मोहल्ले में पतंगबाजी की प्रतियोगिता आयोजित होगी और 15 अगस्त को सभी को मैदान में सहपरिवार एकत्रित होना होगा। जीतने वाले को मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। आई बुक काटे। ये सुनकर तीनों बहुएं और वैशाली अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाते हैं। 1 लाख रुपए, वाह! वो तो कोई पागल ही होगा जो इस सुनहरे मौके को अपने हाथ से जाने देगा। आई बुक काटे। अरे मुझे तो बस खुला मैदान और पतंग और मांझा दे दो। खड़े खड़े 1 मिनट में सबकी पतंगे काट कर सबके छक्के छुड़ा दूंगी। आई बो काटे। वही तो, अभी तो हर हाल में मैं ये प्रतियोगिता जीतूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे वतन की जीत के दिन मेरी भी जीत होगी, देखना आप सब। आई बो काटे। व्हाटएवर, सपनों में आई बो काटे। तीनों बहुओं के जाने के बाद वैशाली भी मन ही मन सोचती है, अब तक तो मुझे इतनी कोई दिलचस्पी या रुचि नहीं थी इस सब में शामिल होने की, लेकिन अगर इनाम रखा है तो मुझे भी भाग लेना चाहिए। क्या पता इसी बहाने मेरे भाग खुल जाए। बरसों बाद पतंग उड़ाऊंगी। डर तो है लेकिन कर ही लूंगी पार। और फिर 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आ जाता है। मोहल्ले के ग्राउंड में सभी ध्वजारोहण में शामिल होते हैं और झंडा लहराया जाता है और जनगण मन गीत गाया जाता है। भारत माता की जय, जय हिंद। इस सब के बाद बारी आती है पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता की। तीनों बहुएं और बाकी प्रतियोगी अपनी अपनी पतंग और मांझे के साथ तैयार रहते हैं। तभी वहां वैशाली भी पतंग और मांझा लेकर आती है और उसे देखकर तीनों बहुएं चौंक जाती हैं। अरे माँ जी, आप भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं? आई वो काटे। हाँ फिर। माँ जी, आप अपनी बहुओं का मजाक उड़ाते हुए और ताने कसते हुए ही अच्छी लगती हो। ये पतंगबाजी एंड ऑल आपकी बस की बात नहीं। आई वो काटे। हाँ माँ जी, अभी वक्त है, पीछे हो जाओ वरना बहुत बुरी तरह नाक कट जाएगी आपकी। अरे ओ 3 काल मुइयों, बूढ़ी हो गई हूँ लेकिन जोश और जज्बा आज भी कायम है। पतंगबाजी शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे की पतंग काटने में जी जान लगा देते हैं। अरे बहुओं, हवा की उल्टी दिशा में ही पतंग को उड़ाओ वरना वो लंबी नहीं जाएगी। घर पे तो बड़ा फेंक रही थी तीनों की तीनों, और अभी देखो। तीनों बहुओं के मुकाबले उनकी सास वैशाली सबसे ज्यादा तेज और ऊंची पतंग उड़ाती है और एक के बाद एक सभी की पतंगों को काटती है। और ये कटी आखिरी पतंग। आई वो काटे। सभी वैशाली के लिए तालियां और सीटी बजाते हैं और वो प्रतियोगिता जीत जाती है और तीनों बहुओं की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।